Okay, so as usual, we will start with a little bit of revision of what we have seen in the last lecture. Not much, just a little bit. तो सबसे पहले I want to ask you a few questions. For example, I want to know what are the dimensions of acceleration. बताओ तो क्या था dimension? L1 t minus 2. What about force? M1 L1 t minus 2. What about work done? Work done dimensions M1 L2 T minus 2. How about pressure? M1 L. Okay, good. So you remember dimensions correctly. Good. Then I want to check. We have seen three different applications of dimension analysis. तीन application देखे थे. सबसे पहला application था, if you remember. Do you remember? पहला application क्या था? Dimension analysis का. To check correctness of a given physical equation. तो अगर हमारे पास एक इक्वेशन है, फॉर एग्जाम्पल एस इक्वल टू यू टी प्लस वन हाफ ए टी स्क्वायर, इस इक्वेशन में जितने भी टर्म्स हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के मिला के सारे टर्म्स का अगर डायमेंशन सेम आता है, देन द इक्वेशन इज सेड टू बी डायमेंशनली करेक्ट. डायमेंशनली करेक्ट, फिजिकली करेक्ट नहीं. बताता हूँ क्यों अगेन. तो इफ यू रिमेंबर, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे जो क्वांटिटी है एस, दिस इज डिस्टेंस, और डिस्टेंस के डायमेंशन क्या होते हैं? एल रेज टू वन, L1. और ये जो u इंटू टी है, इसमें u है L1 t माइनस वन इंटू टी प्लस वन, तो ये वापस आ जाएगा L1. और ये जो हाफ ए टी स्क्वायर है, हाफ का डायमेंशन होता नहीं, क्योंकि नंबर है, नंबर इज डायमेंशनलेस ऑलवेज. ए इज L1 t माइनस टू एक्सेलरेशन, और ये टी स्क्वायर मतलब t प्लस टू, तो कितना आ गया? L1. तो हमारे पास जो इक्वेशन था उसमें तीन टर्म्स थे, एक टर्म लेफ्ट हैंड साइड पे, दो टर्म राइट हैंड साइड पे, तीनों टर्म्स का डायमेंशन क्या आया? सेम. इसलिए इक्वेशन क्या है? डायमेंशनली करेक्ट. डायमेंशनली करेक्ट, यस. ऐसा क्यों बोला? क्योंकि अगर मैं लिखता हूँ एस इक्वल टू यू टी प्लस टू ए टी स्क्वायर, या फिर एस इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर, तो इस केस में भी सारे के सारे टर्म्स का डायमेंशन क्या आएगा? सेम. लेकिन ये इक्वेशन करेक्ट है क्या? नहीं. तो डायमेंशनल एनालिसिस से हमको सिर्फ ये पता लग सकता है कि वेदर द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट. तो पहला एप्लीकेशन था टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ अ गिवन इक्वेशन. दूसरा था, दूसरा एप्लीकेशन टू डिराइव द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज. फॉर एग्जाम्पल, हमने एग्जाम्पल भी लिया था, इफ यू रिमेंबर. हमारे पास एक पेंडुलम है, एंड यू ऑलरेडी नो पेंडुलम मतलब क्या पता है आपको. तो पेंडुलम इज जस्ट वायर, अ स्ट्रिंग, और उसके नीचे होता है एक हेवी मेटल बॉल, उसको बोलते हो बॉब. तो ये पेंडुलम अगर मैं डिस्प्लेस करता हूँ, नाउ इफ आई डिस्प्लेस दिस पेंडुलम, मतलब यहाँ से लाके इसको यहाँ लाया और छोड़ दिया, तो हमने पेंडुलम को डिस्प्लेस कर दिया और रिलीज कर दिया. तो क्या होगा? द पेंडुलम विल स्टार्ट परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन. तो यहाँ से यहाँ जाएगा, वापस अपनी जगह पे जाएगा. तो टू एंड फ्रो मोशन, वाइब्रेशन, ऑसिलेटरी मोशन, सब एक ही चीज है. एक राउंड पूरा करने में जितना भी टाइम लगता है उसको बोलते हो टाइम पीरियड, और एक राउंड को बोलते हो वन ऑसिलेशन. फॉर एग्जांपल, मैं भी पढ़ाते वक्त बहुत बार यही करता हूँ. आई स्टार्ट फ्रॉम हियर, फिर यहाँ जाता हूँ, फिर वापस यू टर्न मार के अपनी जगह पे जाता हूँ. तो ये क्या है? वन ऑसिलेशन. करेक्ट. तो सिमिलरली पेंडुलम एक जगह से स्टार्ट हुआ, दूसरे एंड पे आया, वापस वहां गया, वन ऑसिलेशन. एक ऑसिलेशन को लगने वाला जितना भी टाइम होगा उसको बोलोगे टाइम पीरियड. तो हमने कल ये देखा था कि अगर हमको टाइम पीरियड का फॉर्मूला नहीं पता, तो हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस यूज करके फॉर्मूला डिराइव भी कर सकते हैं. तो डिराइव कैसे किया था? मैंने बताया था आपको कि पेंडुलम के पास दो ही फिजिकल पैरामीटर्स है, एक है उसका लेंथ और दूसरा है उसका मास, बॉब का मास. और हमने पेंडुलम को ए पॉइंट पे लाया और रिलीज कर दिया.
और वो ए पॉइंट से यहाँ पे आने लगा। क्यों आने लगा? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, है ना। यहाँ पे छोड़ोगे और पेंडुलम जाएगा, जाएगा ना, जाएगा कि नहीं? अभी रियल लाइफ में आपको इतना कुछ मिलेगा, सॉरी फॉर दिस, टू डिमॉन्स्ट्रेट दिस काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट। होगा कुछ ना कुछ हमारे पास भी होगा। ओके, होता ही है। सपोज दिस इज पेंडुलम, यहाँ पे लाया, उसको रिलीज कर दिया, हुआ। तो पहला क्वेश्चन ये था कि रिलीज करने के बाद वो ऑसिलेटरी मोशन स्टार्ट क्यों करता है? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। और पहले रेस्ट पे था, रेस्ट पे मतलब वेलोसिटी इज जीरो। उसके बाद वेलोसिटी बढ़ने लग गया, बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, मैक्सिमम यहाँ पे, फिर ऊपर जाएगा तो स्लो होगा, राइट। तो यहाँ से यहाँ तक स्पीड बढ़ रहा है, फिर वापस क्या हो रहा है? कम। स्पीड कम या ज्यादा होना मतलब क्या होना? एक्सेलरेशन। हमारे इस केस में एक्सेलरेशन क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। तो टाइम पीरियड तीन ही चीजों पे डिपेंड कर सकता है, लेंथ पे, मास पे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हमको पता तो नहीं है कि वो लेंथ पे कैसा डिपेंड करता है, तो हमने बोला लेंथ रेज टू ए। कैसा मतलब? एल रेज टू वन, एल रेज टू टू, एल रेज टू माइनस टू, एल रेज टू फाइव, पता नहीं, इसलिए एल रेज टू ए। मास पे कैसा डिपेंड करता है? पता नहीं, एम रेज टू बी। जी पे कैसे डिपेंड करता है? पता नहीं, जी रेज टू सी। उसके बाद हमने क्या किया था? हमने तीनों को कंबाइन कर दिया था, एल रेज टू ए, एम रेज टू बी, जी रेज टू सी। फिर हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया, एक कांस्टेंट लिखा के, एल रेज टू ए, एम रेज टू बी, जी रेज टू सी। फिर हमने दोनों साइड पे लिखे डायमेंशंस। लेफ्ट हैंड साइड पे टाइम है, तो टाइम का डायमेंशन होता है टी रेज टू वन। और ये जो कांस्टेंट है के, ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, मतलब ये प्योर नंबर है, मतलब उसके डायमेंशन नहीं है। लेंथ का डायमेंशन क्या होता है? एल रेज टू वन, और पावर में क्या है? ए, तो क्या बन जाएगा? एल रेज टू ए। एम क्या होता है? मास, मास एम, पावर में क्या है? बी। जी क्या है? एक्सेलरेशन, वो होता है एल वन टी माइनस टू, और एल वन टी माइनस टू का पावर क्या है? सी, तो एल सी और टी रेज टू माइनस टू सी। लेफ्ट हैंड साइड पे एम और एल नहीं है, नहीं है क्योंकि एम रेज टू जीरो और एल रेज टू जीरो है, टी रेज टू वन। यहाँ पे आएगा एम रेज टू बी, एल रेज टू ए प्लस सी, और टी रेज टू माइनस टू सी। पिछला टॉपिक हमको ये बताता है कि फिजिकल इक्वेशन में जितने भी टर्म्स है सबके डायमेंशंस क्या होने चाहिए? सेम। तो इसका मतलब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड का टर्म और राइट हैंड साइड का टर्म डायमेंशंस क्या होना चाहिए? सेम। और डायमेंशन सेम होने का मतलब ये होता है कि m का जो पावर लेफ्ट हैंड साइड पे है वही पावर होना चाहिए राइट हैंड साइड पे। मतलब b की वैल्यू कितनी आएगी? जीरो। a प्लस सी की वैल्यू कितनी आएगी? जीरो। माइनस टू सी की वैल्यू कितनी आएगी? वन। तो यहाँ से c कितना मिल जाएगा? माइनस वन बाई टू। और ये यहाँ सब्सटीट्यूट कर दोगे तो a माइनस वन बाई टू इक्वल टू जीरो, तो a इक्वल टू वन बाई टू। a वन बाई टू, b जीरो और c माइनस वन बाई टू, तो a वन बाई टू, b जीरो और c माइनस वन बाई टू। ये a b और c की वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देना, तो आपको मिलेगा t इक्वल टू के, एल रेज टू ए मतलब हाफ, एम रेज टू बी मतलब जीरो, और जी रेज टू सी मतलब माइनस हाफ। तो टी इक्वल टू के, एल रेज टू हाफ, और ये जो माइनस हाफ का पावर है वो जाएगा नीचे। हाफ रेज टू हाफ मतलब क्या होता है? स्क्वायर रूट, तो अंडर रूट ऑफ एल बाय टी। ये बन गया फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। अब सिर्फ इतना है कि जो के की वैल्यू है ये हमको एक्सपेरिमेंट से ही मिलेगी, उसको बोलते हो इंपेरिकल वैल्यू, अंडर रूट ऑफ टू पाई आता है वो वैल्यू। तो बन गया टाइम पीरियड का फॉर्मूला। ये था सेकंड एप्लीकेशन। थर्ड एप्लीकेशन याद है आपको? व्हाट वाज द थर्ड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस? टू फाइंड कन्वर्जन फैक्टर फॉर अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी इन डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो एप्लीकेशन नंबर थ्री, टू फाइंड कन्वर्जन फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल, कल दो एग्जाम्पल लिए थे, अभी आपको पता ही है वैसे,
1 जूल मतलब 10⁻⁷ अर्ग। लेकिन अगर पता नहीं है तो हम बोलते हैं 1 जूल इक्वल टू एक्स अर्ग। ये आता है एसआई यूनिट, ये आता है सीजीएस यूनिट। लेकिन दोनों साइड पे क्या है, एनर्जी, मतलब दोनों साइड पे डायमेंशंस क्या आएंगे, सेम। क्या आएंगे, m1l2t-2 इक्वल टू एक्स m1l2t-2। लेकिन ये एसआई सिस्टम है, तो एसआई सिस्टम को हम डिनोट करेंगे 1 से और सीजीएस को 2 से। यहां से आपको मिल जाएगा x इक्वल टू m1/m2, क्योंकि सिर्फ m2 को डिवाइड करूंगा, वोल रेज टू 1, l1/l2 वोल रेज टू 2, और t1/t2 वोल रेज टू -2। m1 मतलब मास, लेकिन कौन से सिस्टम में मास, ऐसा है। और ऐसा सिस्टम में मास मतलब किस में मेजर करते हो, किलोग्राम। और m2 मतलब मास इन सीजीएस, किस में होता है मेजर, ग्राम रेज टू पावर 1। l1 मतलब लेंथ, मीटर। l2 मतलब लेंथ, सेंटीमीटर। t1 और t2 होता है सेकेंड्स में, रेज टू -2। तो ये तो हो गया कैंसल। गुड। तो x इक्वल टू 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, इसका पावर आएगा 2। सेंटीमीटर सेंटीमीटर और ग्राम ग्राम कैंसल। 10⁻³ और ये 10⁻², रेस टू 2, 10⁻4, तो 10⁻4 मतलब 10⁻7। तो x की वैल्यू मिल गई 10⁻7। और आपने क्या लिखा था, 1 जूल इक्वल टू एक्स अर्ग। तो 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। तो ये था थर्ड एप्लीकेशन टू फाइंड आउट कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन टू सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्लियर है यहाँ तक। अब कल मैंने आपको असाइनमेंट दिया था, फिर आज हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल 1.4, a calorie is a unit of heat and it is equal to 1 point and is equal to 4.2 जूल। तो गिवन पैरामीटर में सबसे पहले आपको बताया है 1 कैलोरी मतलब कितना जूल, 4.2 जूल लिखा है। तो कभी चॉकलेट खाया, आइसक्रीम खाया, वेफर खाया, उसके ऊपर लिखा होता है उसमें कितने कैलोरीज है। हाँ, तो कैलोरीज को जूल में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 4.2। और अगर आपको जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, डिवाइड बाय 4.2। सिंपल। आगे बोला है क्वेश्चन में, और ये भी बताया कि 1 जूल मतलब कितना, कितना किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब 1 कैलोरी विल बी इक्वल टू 4.2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। A distant civilization employ a system of units in which the unit of mass, length, and time are alpha kg, beta meter, and gamma seconds. Also, J dash is their unit of energy. What will be the magnitude of calorie in their units? Distant civilization मतलब कोई एलियन है, हम 1 kg के टर्म्स में मेजर करते हैं मास को। हो सकता है वो 1 kg के टर्म्स में नहीं मेजर करते हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। हमारा जो 1 kg का स्टैंडर्ड है ब्लॉक, उनका 1 kg का स्टैंडर्ड नहीं है, उनका 2 kg का स्टैंडर्ड है, 5 kg का स्टैंडर्ड है। तो इन जनरल कितना केजी है, अल्फा केजी। कितना मीटर है, बीटा मीटर। कितना सेकंड है, ग्यामा सेकंड। गुड। तो गिवन कंडीशन में ही है ये सब। तो व्हाट वी विल डू इज लिख लेंगे, लेट अस से, लेट, देखो यहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहना, अल्फा के जी, बीटा मीटर, ग्यामा सेकेंड, क्योंकि यहाँ गलती हुई तो गए। तो उनके केस में, जैसे हमारे केस में 1 kg, उनके केस में अल्फा केजी को कुछ नाम दिया होगा उन्होंने। जैसे हम केजी बोलते हैं, वो कुछ और बोलते होंगे। लेट अस से वो बोलते हैं ए। तो 1 A मतलब कितना हो गया, अल्फा केजी। जैसे हम लोग लेंथ के लिए मीटर मेजर करते हैं, वो कुछ और नाम देते होंगे। लेट अस से बी। तो 1 B कितना हो गया, कितना हो गया, बीटा मीटर। सिमिलरली टाइम के लिए हम 1 सेकेंड करते हैं, वो बोलेंगे 1 C। कितना है, ग्यामा सेकेंड। तो ये इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है आपको। गुड। देन
आपको सिर्फ इतना बोला है कि एक कैलोरी हमारे यूनिट्स में 4.2 जूल, तो उनके यूनिट्स में कितना, तो देखते हैं कितना। तो व्हाट इज 1 कैलोरी इन जूल? 4.2। हाउ मच इज 1 जूल? कितना बोला क्वेश्चन में, बताया है आपको कितना है 1 जूल? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये जो मैंने यहाँ पे इक्वेशंस लिखे हैं, लेट 1a इक्वल टू अल्फा केजी, 1b इक्वल टू बीटा मीटर, 1c इक्वल टू ग्यामा सेकेंड। यहां से 1 kg मतलब कितना आएगा? 1 kg मतलब कितना? a अपॉन अल्फा। वेरी गुड। तो देयरफॉर 1 kg इक्वल टू a अपॉन अल्फा। सिमिलरली 1 मीटर कितना आएगा? b अपॉन बीटा। और 1 सेकेंड कितना आएगा? वेरी गुड। तो ये इक्वेशन नंबर 1 इस इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है। टू सिंपल। 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन किलोग्राम ए बाय अल्फा। ए बाय अल्फा। मीटर स्क्वायर, मीटर इज बी बाय बीटा। तो बी बाय बीटा का स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, लेकिन सेकेंड इज सी बाय अल्फा। तो सी बाय अल्फा का स्क्वायर। गुड। ये हो जाएगा 4.2 ए बाय अल्फा बी स्क्वायर बाय बीटा स्क्वायर। बराबर, क्लियर यहां तक? अपॉन 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 सी स्क्वायर बाय गामा स्क्वायर। 4.2, थोड़ा अच्छे से ध्यान देना आप। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहां जाता है? न्यूमरेटर। तो गामा स्क्वायर कहां गया? ऊपर। बराबर, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर गया न्यूमरेटर में। न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर कहां आएगा? डिनोमिनेटर में। बराबर, तो अल्फा बीटा स्क्वायर। अल्फा बीटा स्क्वायर कहां आ गया? डिनोमिनेटर में। बचा कौन? ए बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यहां तक क्लियर? आई विल रिपीट, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पक्का? अब किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर को तुमने क्या बोला था? क्या बोला है इसको? जूल। बराबर। हमारे यूनिट में जूल इज यूनिट ऑफ एनर्जी। उनके सिस्टम में एनर्जी कौन है? जे डैश। तो मैं लिखता हूं जे डैश। बराबर। हमारे यहाँ पे हम मास के लिए क्या यूज करते हैं? किलोग्राम। उनके सिस्टम में हमने क्या बोला? ए। बराबर, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? ए। हमारे यहाँ पे डिस्टेंस के लिए क्या है? मीटर। और यहाँ पे क्या है? मीटर का स्क्वायर। उनके सिस्टम में क्या था? बी। तो मीटर के यहाँ पे क्या लिखूंगा? बी। हमारे यहाँ पे टाइम के लिए क्या है? सेकेंड। उनके यहाँ क्या है? सी। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? सी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर कौन बन गया? तो देखो, देयर फोर 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 गामा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा स्क्वायर। ए बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर कौन है? जे डैश। मिल गया आंसर। तो 1 कैलोरी इज 4.2 गामा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा स्क्वायर। और एक बार रिपीट करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत सिंपल है। अर्थ पे किलोग्राम मीटर सेकेंड, वहां पे कुछ नया यूनिट। तो कौन सा नया यूनिट? ए। किसके लिए? मास के लिए। राइट, करेक्ट। यहाँ पे मीटर, वहां पे क्या? बी। यहाँ पे सेकेंड, वहां पे सी। लेकिन क्वेश्चन में ही बताया है 1a मतलब कितना किलोग्राम? अल्फा। 1b मतलब कितना मीटर? बीटा। 1c मतलब कितना सेकेंड? ग्यामा।
तो आपको यहीं से मिल गया था कन्वर्जन बिटवीन किलोग्राम एंड ए। तो 1 किलोग्राम मतलब क्या आएगा, ए बाय अल्फा, बराबर। 1 मीटर मतलब क्या आएगा, बी बाय बीटा। 1 सेकेंड मतलब क्या आएगा, सी बाय गामा। हमको गिवन इंफॉर्मेशन में था एक कैलोरी, 1 कैलोरी मतलब कितना जूल, 4.2। और 1 जूल मतलब किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसमें किलोग्राम का कन्वर्जन क्या है, ए बाय अल्फा, ए बाय अल्फा। बी क्या, मीटर, मीटर, मीटर क्या है आपके पास, बी बाय बीटा। तो बी स्क्वायर बाय बीटा स्क्वायर अपॉन सेकेंड। सेकेंड व्हाट इज सेकेंड, सी बाय गामा। तो सी स्क्वायर बाय गामा स्क्वायर। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, तो 4.2 गामा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा स्क्वायर। और साइड में बच गया ए बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। लेकिन ए बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर कौन है, कौन है, जे डैश। तो हो गया क्वेश्चन खत्म, डन, एंड ऑफ द क्वेश्चन। गुड। Okay, so before we go ahead to the next topic, someone of you had problems with understanding method number 2 of conversion. जैसे हमने 1 जूल इक्वल टू 10⁷ अर्ग फाइंड किया, तो मैंने एक अल्टरनेट मेथड बताया था। आई एम गोइंग बैक टू दैट पेज। हमने अभी अभी देखा हाउ टू कन्वर्ट जूल टू अर्ग। ये मेथड नंबर 1 है जहाँ पे आप पूरे के पूरे डायमेंशंस लिखते हो। एक मेथड नंबर 2 है जो आपको मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूज करना है। 1 जूल मतलब कितना अर्ग ये फाइंड करना है, और डायमेंशंस नहीं यूज करने, तो ऐसा यूनिट यूज कर लो। जूल मतलब क्या होता है, अभी अभी के क्वेश्चन में आया था, व्हाट इज 1 जूल, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू एक्स अर्ग। अर्ग मतलब सीजीएस, तो जहां किलोग्राम वहां क्या लिखोगे, ग्राम। जहां मीटर वहां क्या लिखोगे, सेंटीमीटर। और टाइम के लिए सेकेंड। अभी सिर्फ कन्वर्ट करना है किलोग्राम को ग्राम में, मीटर को सेंटीमीटर में। 1 किलोग्राम मतलब 10⁻³ ग्राम। 1 मीटर मतलब 10⁻² सेंटीमीटर, लेकिन उसका स्क्वायर है ना, तो 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू एक्स ग्राम स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर कैंसल। तो एक्स कितना आ गया, 10⁻⁷। तो डायरेक्टली भी कन्वर्ट कर सकते हो, स्टेप्स कम लगेंगे। चलो अभी नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तो अब तक हमने सिर्फ डायमेंशनल एनालिसिस के यूजेस देखे, 3 यूज। मतलब हमारा फोकस था एडवांटेजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करने से हमको क्या क्या एडवांटेज मिलता है, लेकिन डिसएडवांटेज भी है, उसको बोलते हैं लिमिटेशंस। तो अगला टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ या डिसएडवांटेजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। देयर आर टोटल 4 लिमिटेशंस। नंबर 1, अभी एक एग्जांपल था, यूज था, टाइम पीरियड का इक्वेशन फाइंड करना। क्या है था इक्वेशन, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ, ये जो कांस्टेंट है 2 पाई, इसको क्या नाम दिया था आपने, इंपेरिकल कांस्टेंट। देखो ये प्रॉब्लम नंबर 1। अगर, और यहां से इससे पहले क्या था, के था, और ये के क्या था, उससे भी आगे जाओगे तो टी इज प्रोपोर्शनल टू एल रेस टू ए, एम रेस टू बी, जी रेस टू सी। तो जब ये कांस्टेंट, आपने जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो क्या लिखा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, इसकी वैल्यू कितनी आई, 2 पाई। कैसे आई, एक्सपेरिमेंट से, राइट। डायमेंशन से आई क्या, नहीं। तो ये प्रॉब्लम नंबर 1। अगर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ये डायमेंशन लेस है,
तो उसकी वैल्यू आप सिर्फ एक्सपेरिमेंट से ही फाइंड कर सकते हो, डायमेंशन से फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि उसके डायमेंशन ही नहीं है। अब जिसके डायमेंशंस नहीं है उस पर डायमेंशंस कैसे फाइंड करोगे, नहीं होता ना। तो फर्स्ट लिमिटेशन देखो वही लिखा है, पहला लिमिटेशन, द वैल्यू ऑफ डायमेंशनलेस कांस्टेंट कैन बी ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ओनली, सच अ वैल्यू इज नोन एज एम्पिरिकल वैल्यू। तो जिस कांस्टेंट के डायमेंशंस नहीं है उसकी वैल्यू आपको डायमेंशनल एनालिसिस से मिल नहीं सकती, तो वो कहां से फाइंड करोगे, एक्सपेरिमेंट से। तो ये पहला लिमिटेशन, फर्स्ट लिमिटेशन, द वैल्यू ऑफ the value of dimensionless constant can be obtained only with the help of experiments, and such value is known as which value, empirical value। तो अगर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी डायमेंशन लेस है तो उसकी वैल्यू आप डायमेंशनल एनालिसिस से फाइंड कर नहीं सकते हो, ये पहला लिमिटेशन है। दूसरा लिमिटेशन, जिस इक्वेशन में साइन कोसाइन मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, साइन कोसाइन टैन कॉट सेक कोसेक क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। पता है ना व्हाट इज द फंक्शन, हाँ तो बताओ व्हाट इज द फंक्शन। आपने बोला यस, तो बताओ व्हाट इज फंक्शन। हुआ क्या मैथ्स में, नहीं। सेट हुआ सेट, नहीं। तो जब होगा तब समझ आ जाएगा। तो एनीवेज वी विल नॉट गो इनटू व्हाट इज फंक्शन नाउ। तो जिस इक्वेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स इन्वॉल्व है, या जिस इक्वेशन में एक्सपोनेंशियल टर्म्स इन्वॉल्व है, एक्सपोनेंशियल तो पता ही होगा, 10⁻³ e⁻⁵, राइट, 2⁻⁵, या फिर जिसमें लॉगरिथमिक टर्म्स इन्वॉल्व है, लॉग पता है, लॉग, लॉग ऑफ 10, लॉग ऑफ 100। तो जिस जिस इक्वेशन में एक्सपोनेंशियल या लॉगरिथमिक या ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स आते हैं वहां पे डायमेंशनल एनालिसिस यूज होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता, थिंक थिंक थिंक। व्हाट इज साइन ऑफ 45, 1/√2। व्हाट इज कॉस ऑफ 30, 1/2। व्हाट इज साइन ऑफ 90, 1। कॉस 90, 0। तो साइन या कोसाइन या टैन ये प्योर नंबर है ना, साइन 45 1/√2 नंबर, कॉस 30 1/2 नंबर, साइन 90 नंबर, टैन 45 नंबर, नंबर है ना। कैसे लिखा है, मीटर लिखा है ऐसा, नहीं। कैसे, साइन 45 इज 1/√2 सेकेंड, ऐसा आता है क्या, नहीं। तो प्योर नंबर है, प्योर नंबर के डायमेंशन होते हैं क्या, नहीं होते ना। होते क्या डायमेंशन, नहीं होते। हाँ, तो जिसके डायमेंशन नहीं है उसका डायमेंशन एनालिसिस क्या करोगे, कर सकते हैं क्या। तो डायमेंशनल एनालिसिस सिर्फ वहां वहां एप्लीकेबल है जहां जहां डायमेंशन हो। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या लॉगरिथमिक फंक्शन या एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये प्योर नंबर आते हैं। मैंने अभी प्रूव किया, वापस प्रूव करता हूँ। व्हाट इज साइन ऑफ 30, 1/2। तो व्हाट इज कॉस ऑफ 30, √3/2। मैंने पहले क्या लिखा था, 1/2। ठीक है, करेक्ट कर लेते हैं, √3/2। नंबर नंबर, गुड। Then what is 10⁻², let us say 2? कितना आएगा, 100। Again number. What is log of 10 to the base 10? 1। Again number. तो लॉगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल ये सारे के सारे फंक्शंस क्या है, डायमेंशन लेस है। तो देयरफॉर ड्रॉबैक नंबर 2, लिमिटेशन नंबर 2, डायमेंशनल एनालिसिस cannot be used to derive relations involving trigonometric, exponential, and logarithmic functions, since these quantities are dimensionless. So dimensional analysis cannot be used to derive relation between
relation between trigonometric exponential and logarithmic functions since these quantities are dimensionless. अभी क्योंकि यहाँ पे कहीं पे लॉगरिथमिक मेंशन किया ही है, तो फिजिक्स में तो नहीं, लेकिन मैथ्स में आपको लॉग आएगा और फिजिक्स में आगे जाके एप्लीकेशन में आएगा लॉग. तो हु कैन टेल मी व्हाई डू वी यूज लॉग एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोनेंशियल एंड लॉग? लॉगरिथम क्यों यूज करते हो, और एक्सपोनेंशियल और लॉग, इन दोनों का कनेक्शन क्या है, डिफरेंस क्या है दोनों में? नहीं पता? हाँ, सबको पता है, सिर्फ सोचा नहीं कभी. अभी किसी ने मुझे बोला लॉग ऑफ 10 टू द बेस 10 कितना? वेरी गुड. लॉग ऑफ 100 टू द बेस 10 कितना? 2. ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो लॉग ऑफ 100 है ना, 100 को क्या लिख सकते हो आप? 10 स्क्वायर. और एक रूल है, जो नंबर का पावर आता है ना, उसको सीधा उठा के यहां लिख देना. तो क्या बन जाएगा? 2 log 10 to the base 10. लेकिन log 10 to the base 10 कितना था? 1. तो ये क्या आएगा? 2. तो what will be log of 1000 to the base 10? 3. What will be log of 10,000 to the base 10? 4. Very good. तो अभी मुझे बताओ log क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? बराबर. एक्शन में बराबर बोला तुमने, वर्ड्स में बताओ क्या कर रहा है? स्केल को कंप्रेस कर रहा है वो. तो देखो ऐसा क्यों करते हैं ना, अभी से समझ लो तो इंजीनियरिंग में जाओगे तो बहुत इजी हो जाएगा काम. अब ऐसा है, जब हम ग्राफ प्लॉटिंग करेंगे, हम तो नहीं करेंगे क्योंकि हम थ्योरी ही देखते हैं, एक्सपेरिमेंट जहां करोगे वहां ग्राफ प्लॉटिंग होगा. और सपोज कुछ रीडिंग्स आए जिसमें 10 है, 100 है, 1000 है, 10,000 है, 100,000 जिसको आप 1 लाख बोलते हो, ऐसा है. एक एक जीरो बढ़ते जा रहा है. पहली बात तो ऐसा अच्छा नहीं लगता दिखने में, है 10 100 जीरो जीरो बढ़ाते जा रहे हैं. हाँ, अच्छा दिख नहीं रहा, नंबर 1. नंबर 2, आउट ऑफ स्केल हो जाएगा. तुम्हारा पेपर छोटा है, तुमको बड़े नंबर लिखने हैं, स्केल से बाहर गया, तो फिर क्या करेंगे? स्केल से बाहर गया तो स्केल को क्या करना पड़ेगा? छोटा. तो लॉग क्या करता है? लॉग 10 को 1 बना देता है, 100 को क्या बनाता है? 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5. तो जहां जहां स्केल बड़ा हो, नंबर बड़े हो, उसको कंप्रेस करना हो, तो क्या करोगे? क्या करोगे? लॉग लोगे. तो लॉग क्या करेगा? कंप्रेस करने का काम करता है, बड़े नंबर को क्या बनाता है? छोटा. लॉग स्केल में लॉग स्केल में 10 1 होता है, लॉग स्केल में 10 to 2 2 होता है, मतलब 100 is 2. लॉग स्केल में 1000 is 3. लॉग स्केल में 10 to 4 is 4. लॉग स्केल में 10 to 8 is 8. 10 to 9 is 9. तो लॉग का काम है स्केल को छोटा करना, और एक्सपोनेंशियल का उल्टा काम है. उल्टा उल्टा एग्जैक्टली उल्टा. 10 to 1 10. 10 to 2 मतलब एक्सपोनेंशियल में 2 मतलब होता है 100. 10 to 3 1000. 3 मतलब होता है 1000. 10 to 4 10,000. तो एक्सपोनेंशियल उल्टा काम करता है स्केल को बड़ा करने का. अब ऐसा क्यों करना है? सपोज हम लोग कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और नंबर बहुत ही छोटे हैं, 0.0001. क्या करोगे? एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर लोगे. 0.000001 क्या करोगे? एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करोगे. गुड. तो आगे याद रखना, अभी इसे आया था तो मैंने बता दिया. आई जस्ट टोल्ड यू बिकॉज इट वॉज हियर समवेयर. गुड. यहाँ तक क्लियर? ड्रॉबैक नंबर 3, लिमिटेशन नंबर 3, डायमेंशनल एनालिसिस का थर्ड लिमिटेशन. अब
अभी हमने एक इक्वेशन देखा था, T इक्वल टू के इंटू रूट ऑफ एल बाई जी। ये के जो है ये कौन सा कांस्टेंट है, डायमेंशन लेस, बराबर। लेकिन कई इक्वेशन ऐसे आते हैं जहां पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी डायमेंशन लेस नहीं होता। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला, जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर। तो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू masses इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ masses एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू masses। जब ये हटाओगे यहाँ से तो एक कांस्टेंट लिखोगे, उसको आप बोलते हो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। डिफरेंस क्या है, ये कांस्टेंट के डायमेंशंस है m0 l0 t0, लेकिन इस g के डायमेंशंस 0 0 नहीं है। तो क्या है फिर, व्हाट इज g फ्रॉम हियर, f इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। f क्या था, f m1 l1 t माइनस टू, डिस्टेंस क्या था l, तो l2, मास इंटू मास m रेज टू 2, ये ऊपर जाके क्या होगा -2, तो m1 और m -2 मतलब m l3 और t -2। तो जहां जहां पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डायमेंशन लेस नहीं हो, वहां वहां पे डायमेंशनल एनालिसिस यूज नहीं होता। तो देखो थर्ड, तीसरा लिमिटेशन, दिस मेथड इज नॉट यूजफुल if constant of proportionality is not a dimensionless constant. Okay, so this method is not useful। अब बोलोगे क्यों नहीं यूजफुल, चलो बता देता हूँ क्यों नहीं यूजफुल। कमिंग बैक टू दिस एग्जाम्पल ऑफ पेंडुलम। ओके, जब हमने इक्वेशन नंबर 1 को इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन लिखा था ना, T इज इक्वल टू के एल रेस टू ए एम रेस टू बी जी रेस टू सी। इसके बाद हमने क्या किया, T को किसमें लिखा, डायमेंशंस में, एल एम जी को किसमें लिखा, डायमेंशंस में, लेकिन के हमने लिखा क्या, क्यों नहीं लिखा, डायमेंशन लेस। सपोज अगर के भी डायमेंशंस होते तो तुम सॉल्व ही नहीं कर पाते आगे, क्यों नहीं कर पाते, के डायमेंशन तुमको पता है क्या, नहीं। तो सेम प्रॉब्लम यहाँ पे है। अगर हमारे पास एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है जैसे कि जी, और हमको उसके डायमेंशंस पता ही नहीं है, तो फिर कैसे करोगे, नहीं कर पाओगे। इसलिए दिस मेथड इज नॉट यूजफुल, दिस मेथड इज नॉट यूजफुल if 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 constant of proportionality is not dimensionless, बराबर ना सर, सर इज डायमेंशनल। मैंने नोट्स में थोड़ा सा सेंटेंस अलग करके लिखा, यहाँ अलग लिख रहा हो तो तुम कंफ्यूज हो रहे हो। सो दिस मेथड इज नॉट यूजफुल इफ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज डायमेंशनल कांस्टेंट। सिर्फ नोट्स में मैंने लिखते वक्त लिखा, दिस मेथड इज नॉट यूजफुल इफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज नॉट डायमेंशनल लेस। तो एक ही बात है, नॉट डायमेंशन लेस मतलब डायमेंशनल। तो जहां जहां कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के डायमेंशंस आएंगे, वहां वहां ये मेथड यूज हो सकता है क्या, यस और नो। जहां पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के डायमेंशंस आएंगे, वहां पे ये मेथड यूज होगा क्या। फॉर एग्जांपल एफ इक्वल टू जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर यूज होगा कि नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, जहां पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के डायमेंशंस होंगे, वहां पे ये मेथड यूज होगा क्या, नहीं यूज होगा। और जहां पे डायमेंशंस नहीं होंगे, वहां पे होगा क्या, यस। एग्जाम्पल, टी इक्वल टू के अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। इसमें के एक कांस्टेंट था, इसके डायमेंशन थे क्या, नहीं। तो डायमेंशन ऐसे यूज किया क्या, यस। एफ इक्वल टू जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, जी ये कांस्टेंट है, यस। इसके डायमेंशन है, यस। तो यहाँ पे डायमेंशनल एनालिसिस यूज होगा क्या, नहीं। यहाँ तक क्लियर। तो जहां जहां पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के डायमेंशंस है, वहां पे ये मेथड यूजफुल नहीं है, और जहां पे डायमेंशंस नहीं है वहां पे मेथड यूजफुल है। पक्का याद रहेगा। नंबर 4, अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है
अगर हमारे पास एक डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है, जैसे एस इक्वल टू यू टी प्लस वन हाफ ए टी स्क्वायर, हमको पता है कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। अगर इस इक्वेशन में एक हाथ टर्म हमने कम लिख दिया, या फिर एक हाथ टर्म हमने ज्यादा लिख दिया, तो कोई भी तरीका नहीं है बताने का कि ये इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं है। ऐसा क्यों? डायमेंशनल एनालिसिस हमको सिर्फ इतना बताता है कि इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। अब देखो, एस मतलब क्या, एल रेस टू वन, यूटी मतलब क्या, एल रेस टू वन, एटी स्क्वायर मतलब क्या, एल रेस टू वन, वीटी मतलब क्या, एल रेस टू वन। तो डायमेंशनल एनालिसिस के हिसाब से ये इक्वेशन करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? करेक्ट है, क्योंकि सारे के सारे टर्म्स के डायमेंशन क्या है, सेम, राइट। अगर मैं इसी इक्वेशन को ऐसे लिखता, फिर भी डायमेंशनली क्या था, करेक्ट था। तो अगर हमारे पास एक इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, उस इक्वेशन में अगर एक हाथ एक्स्ट्रा टर्म है, या उसी इक्वेशन में अगर एक हाथ टर्म कम है, एक्स्ट्रा टर्म हो तो भी बता नहीं सकते, और एक टर्म कम हो, दो टर्म्स कम हो तो भी बता नहीं सकते, क्योंकि दोनों तीनों केस में डायमेंशंस आर सेम। तो अगला नंबर फोर, इफ द करेक्ट इक्वेशन, क्या लिखा है, कंटेन्स मोर और लेस टर्म्स of the same dimensions, it is not possible to know about their absence or presence। तो ऐसा हो सकता है कि आपने एक इक्वेशन लिखा, उसमें 10 टर्म्स लिख दिए, 10 के 10 टर्म्स के डायमेंशंस क्या है, सेम है, इक्वेशन करेक्ट नहीं है, लेकिन तुम बता नहीं सकते कि इसमें कौन सा टर्म एक्स्ट्रा आ गया गलती से, राइट। तो दिस इज नंबर फोर। तो क्या है नंबर फोर? नंबर फोर, if the correct equation, very good, if the correct equation contains some more or less or more, एक ही बात है, less or more terms of the same dimensions, it is not possible, to know about to know about their absence or presence। अगर एक हार्ड टर्म एब्सेंट भी है तो भी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, एक हाथ एक्स्ट्रा टर्म प्रेजेंट भी है तो भी वो डायमेंशनली करेक्ट है। तो इक्वेशन फिजिकली करेक्ट है कि नहीं बता ही नहीं सकते हो, क्योंकि दोनों तीनों केस में डायमेंशनली द इक्वेशन इज करेक्ट। गुड। तो टोटल टोटल कितने डिसएडवांटेजेस थे? फोर लिमिटेशन, फोर। नंबर वन, ऐसा ऐसा याद आना चाहिए। नंबर वन, जिस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के डायमेंशंस नहीं होते, उसकी वैल्यू आप डायमेंशनल एनालिसिस से फाइंड नहीं कर सकते। उसको किससे फाइंड करोगे? एक्सपेरिमेंट से। जैसे लिखा है ना वहां पे, द वैल्यू ऑफ डायमेंशनलेस कांस्टेंट कैन ओनली बी ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ experiment, such value is known as empirical value। Number two, dimensional analysis cannot be used to derive relation between trigonometric, exponential, logarithmic function, since these quantities do not have dimensions। जिसके डायमेंशन नहीं है उसके लिए डायमेंशन एनालिसिस नहीं चलेगा, सिंपल सी बात है। नंबर थ्री, this method is not applicable, cannot be used, is not useful if the constant of proportionality has dimensions। नंबर फोर, अगर इक्वेशन में एक टर्म कम या ज्यादा है तो बता नहीं सकते हो, क्योंकि क्योंकि हर एक टर्म के डायमेंशंस क्या थे, सेम थे। गुड। तो नाउ लेट अस मूव अहेड टू नेक्स्ट टॉपिक। ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है, इस पे एक हाथ क्वेश्चन आया तो आया, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। आया तो आया, आता नहीं है, सिर्फ आपको पता होने के लिए है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्यूरेसी एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिसीजन? तो व्हाट इज एक्यूरेसी? व्हाट इज एक्यूरेसी? फॉर एग्जाम्पल, let us take a point A here,
एंड अ पॉइंट बी हियर, और एक काम करते हैं, इन दो पॉइंट्स का डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ सम स्केल. 0, let us say 0.5, let us say 1, and this is 1.1 सेंटीमीटर. तो मुझे तो बताओ कि पहले तो ये बताओ कि इस स्केल का लीस्ट काउंट कितना है. 0.1 सेंटीमीटर, बराबर. एक्यूरेसी कितना है मेजरमेंट का? व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट? 0.1. तो इंस्ट्रूमेंट का जितना लीस्ट काउंट होता है उतना ही उसका एक्यूरेसी भी होता है. तो एक्यूरेसी का मतलब क्या? एक्यूरेसी का मतलब ये है कि जो आप मेजरमेंट ले रहे हो, जो मेजरमेंट आप ले रहे हो, वो वैल्यू ट्रू वैल्यू के कितने पास में है. अगर मैं जूम करके देखता हूँ, थोड़ा सा शुरू में कंफ्यूजन होगा क्योंकि नया क्वांटिटी है, ये नया पैरामीटर है. रफली रफली तुम देख रहे हो तो तुमको क्या दिख रहा है? 1.1 सेंटीमीटर डिस्टेंस. मतलब एक्यूरेसी कितना है? 0.1, रफली रफली स्पीकिंग. अब जूम करके देखो, आएगा समझ में. था क्या 1.1 सेंटीमीटर? नहीं, थोड़ा सा उससे ज्यादा है. तो एक्यूरेसी का मतलब क्या? एक्चुअल रीडिंग से तुम्हारा मेजरमेंट कितना पास में है, उसको क्या बोलते हो? एक्यूरेसी. व्हाट इज द क्लोजनेस ऑफ योर मेजरमेंट विथ रियल वैल्यू, विथ एक्चुअल वैल्यू. लुक, पॉइंट नंबर 1 क्या लिखा है? एक्यूरेसी इज द क्लोजनेस विद द ट्रू वैल्यू ऑफ क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड. तो एक्यूरेसी का मतलब यही होता है कि ट्रू वैल्यू से तुम्हारा मेजरमेंट कितना पास में है. और जितना एक इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होता है उतना ही क्या होता है? एक्यूरेसी. तो हु विल टेल मी व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ योर वॉल क्लॉक और रिस्ट वॉच? किसी ने तो 0.1 सेकेंड बोला, किसी ने तो 1 सेकेंड बोला. तो व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ दिस वॉल क्लॉक? 1 सेकेंड. तो व्हाट इज द एक्यूरेसी? 1 सेकेंड. सिंपल सी बात है. गुड, क्लियर. हु विल टेल मी व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ स्पीडोमीटर ऑफ योर व्हीकल्स? डिजिटल नहीं है, एनालॉग वाले, पुराने वाले. वो ऐसा काटा था बीच में, उसमें एक निडल होता है वो. मैं डिजिटल की बात नहीं कर रहा हूँ. फिर अभी आज क्लास छूटने के बाद बहुत सारी गाड़ी खड़ी है, वहां पे जाके देखना, उसमें देखना और मुझे कल बताना कि व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ स्पीडोमीटर. राइट. व्हाट इज द मिनिमम मेजरमेंट दैट यू कैन मेक यूजिंग दैट स्पीडोमीटर? कम से कम स्पीड कितना पता लगा सकते हो, ये मेरा क्वेश्चन था. राइट. तो चेक करके बताओगे. तो एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ. इट इज द क्लोजनेस विद द ट्रू वैल्यू ऑफ क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड. और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिसिशन? बहुत बार यूज किया होगा ना, बहुत प्रिसाइज था. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिसाइज? इतने सारे वर्ड्स है साइंस के जो हम डे टू डे लाइफ में यूज तो कर देते विदाउट नोइंग द एक्चुअल मीनिंग ऑफ इट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिसिशन? चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं. और मैंने बार बार बोला है, फिजिक्स एग्जाम्पल से समझ में आएगा. हमने पहला रीडिंग लिया, हमको रीडिंग मिला 1.1 सेंटीमीटर. मैंने दूसरा स्केल उठाया और वापस रीडिंग लिया, क्या मिला? 1.1 सेंटीमीटर. मैंने तीसरा रीडिंग लिया और वापस क्या मिला? 1.1 सेंटीमीटर. तो अगर सेम वैल्यू बार बार रिपीट हो उसको बोलते हो प्रिसाइज. क्या बोलते हो उसको? प्रिसिशन. राइट. देखो क्या लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है? प्रिसिशन इज द मेजर ऑफ रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ द मेजरमेंट. रिप्रोड्यूसिबिलिटी मतलब एक ही रीडिंग बार बार आ रहा है, उसको क्या बोलोगे? प्रिसिशन. अगर मैंने कोई मेजरमेंट लिया और मुझे हर बार मिल रहा है 1.1 1.1 1.1 1.1, तो मेरा रीडिंग क्या है? प्रिसाइज है. क्या है? प्रिसाइज है. लेकिन नॉट नेसेसरली प्रिसाइज रीडिंग, प्रिसाइज मेजरमेंट एक्यूरेट होगा ही ऐसा बोल नहीं सकते. नहीं बोल सकते. क्यों नहीं बोल सकते? लुक, अनदर एग्जांपल. ये थोड़े से टॉपिक कभी कभी कंफ्यूजन भी क्रिएट करते हैं, तो ध्यान देना अच्छे से.
इमेजिन हमारे पास एक बॉल है, इस बॉल का मुझे मेजर करना है डायामीटर। तो मैंने एक स्केल लाया और मैंने डायामीटर मेजर किया। अब प्रॉब्लम ये था, इस स्केल में यहाँ पे होना चाहिए था जीरो। कहाँ पे होना चाहिए था? यहाँ पे। लेकिन इस स्केल का कंस्ट्रक्शन ही फॉल्टी है, तो चाइना से लाए होंगे और जीरो कहीं और ही दिखा रहा है। गुड। तो क्वेश्चन समझ में आया? हमको इसका डायमीटर मेजर करना था, हमने स्केल लगा दिया, बराबर। जहां जीरो होना चाहिए था वहां है ही नहीं। पॉइंटर होता है ना दिखाने के लिए, जीरो रीडिंग है कि वन रीडिंग है कि टू रीडिंग है, ऐसा होता है ना पॉइंटर स्केल में। तो जीरो दिखाने के लिए ये पॉइंटर कहाँ ओवरलैप होना चाहिए था? जीरो पे। स्केल का जीरो है यहाँ पे और पॉइंटर पॉइंट कर रहा है वन पे। तो इस स्केल से मैं कोई भी रीडिंग लूंगा तो वो एक्यूरेट मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। वेरी गुड। मान लो मैंने 10 रीडिंग ले लिए और हर बार मुझे मिला 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो प्रिसीजन है क्या? है ना प्रिसीजन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिसीजन? द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस द सेम रीडिंग, सेम मेजरमेंट। तो हर बार रीडिंग क्या मिल रहा है? 5 5 5 5। तो प्रिसाइज है क्या ये? यस। लेकिन एक्यूरेट है क्या? नो। वेरी गुड। तो वही बोला है इधर, वही बोला है, देखो क्या बोला है। मेजरमेंट कैन बी प्रिसाइज बट नॉट नेसेसरली एक्यूरेट। मशीन में ही फॉल्ट था तो क्या कर लोगे? तुम कुछ नहीं कर सकते। इंस्ट्रूमेंट में फॉल्ट था तो तुमने 10 बार रीडिंग लिया, 10 बार सेम मिला, तो मेजरमेंट प्रिसाइज तो है लेकिन क्या नहीं है? उल्टा भी होता है। मेजरमेंट कैन बी एक्यूरेट बट नॉट नेसेसरली प्रिसाइज। फॉर एग्जाम्पल, एक अच्छा स्केल लाया और पहला रीडिंग लिया और मुझे पहला ही रीडिंग, जो भी मेरा फर्स्ट रीडिंग होगा वो, ओके। तो लेट अस जस्ट करेक्ट दिस वन। और मुझे बताओ प्रिसीजन बताने के लिए कम से कम कितने रीडिंग चाहिए? प्रिसीजन बताने के लिए कम से कम कितने रीडिंग चाहिए? दो। क्योंकि प्रिसीजन किसके ऊपर डिपेंड करता है? रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ मेजरमेंट, बराबर। मैंने एक स्केल लाया है, मुझे इस बॉल का डायमीटर मेजर करना है। पहली बार में मैंने मेजर किया और मुझे करेक्ट आंसर मिल गया, तो मैं वापस मेजरमेंट लूंगा क्या? नहीं। तो मेजरमेंट एक्यूरेट हुआ? यस। लेकिन प्रिसाइज हुआ? नो। अब बोलोगे तुमको कैसे पता एक्यूरेट? बॉल लाया तो पैकेट के ऊपर लिखा था 5 सेंटीमीटर, लिखा था, मैंने चेक कर लिया तो हाँ 5 आ गया, तो मैं दूसरी बार चेक क्यों करूंगा? है ना। डेयरी मिल्क लेने गए, उस पर लिखा है 50 ग्राम, तुम उठाए, वेइंग मशीन पे रख दे, हाँ 50 ग्राम है, डन। तो वापस चेक करते हो क्या? लेकिन गलती से 45 ग्राम दिख गया तो 10 बार चेक करते हो? करते हो चेक? है ना। तो दैट इज द आइडिया बिहाइंड हियर। तो यहाँ ऐसा है कि अगर आपको पहली बार में ही एक्यूरेट मेजरमेंट मिल गया है तो तुम दूसरा रीडिंग लोगे ही नहीं। तो दूसरा रीडिंग लोगे नहीं तो प्रिसीजन बोल नहीं सकते, क्योंकि प्रिसीजन के लिए क्या कंपलसरी है? रिप्रोड्यूसिबिलिटी, मतलब बार बार मेजरमेंट करना पड़ेगा। तो मेजरमेंट कैन बी एक्यूरेट बट नॉट नेसेसरली प्रिसाइज, या फिर अदरवाइज मेजरमेंट कैन बी प्रिसाइज बट नॉट नेसेसरली एक्यूरेट। उसके बाद अभी मैंने बताया एक्यूरेसी के लिए सिंगल मेजरमेंट सफिशिएंट है, इट कैन बी डिटरमाइंड विद अ सिंगल मेजरमेंट। लेकिन प्रिसीजन के लिए तुमको कम से कम कितने? दो। मतलब इट नीड्स सेवरल मेजरमेंट्स टू बी डिटरमाइंड। क्लियर यहां तक? एक्यूरेसी में बी इफेक्टेड बाय सिस्टमैटिक एरर। अभी ये सिस्टमैटिक एरर क्या, रैंडम एरर क्या, उस पर हम आएंगे, अभी चालू होगा इसके बाद। तो प्रिसीजन में बी इफेक्टेड बाय रैंडम एरर। सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर का मैं तुमको रफ आइडिया देता हूँ, डिटेल हम लोग कल के लेक्चर में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। मतलब सिस्टमैटिक एरर, अभी मैंने तुमको एग्जांपल बताया था जिसमें मैंने बोला था कि स्केल का जीरो जहां पे होना चाहिए था वहां पे नहीं है, राइट। तो रीडिंग करेक्ट मिलेगी कि एरर के साथ मिलेगी? ये एरर क्यों आया? बिकॉज ऑफ स्केल। स्केल, और स्केल क्या है? सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। तो एरर किसकी वजह से आया? स्केल। और स्केल क्या है? सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। तो इस एरर को क्या बोलोगे? सिस्टमैटिक एरर। सिंपल। तो जिस इंस्ट्रूमेंट से आप मेजरमेंट ले रहे हो
उसी में फॉल्ट है तो उसको बोलोगे सिस्टमैटिक एरर। और एक होता है रैंडम एरर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैंडम एरर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैंडम? व्हाट इज रैंडम? फॉर एग्जाम्पल, अभी 2-3 दिन पहले बारिश हुई, ठीक है, जून का पहला वीक है, एक्सपेक्टेड है, लेकिन मुझे एक एक्सपेरिमेंट करना है और एक्सपेरिमेंट होना चाहिए एकदम हॉट टेम्परेचर में। तो डेफिनेटली आई विल सिलेक्ट सम डे ऑफ अप्रैल और मई, क्योंकि अप्रैल और मई में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और उस दिन अचानक से बारिश पड़ गई। वो एक्सपेरिमेंट को आपको कौन से कंडीशन में परफॉर्म करना था? ऑन एन एक्सट्रीमली हॉट सनी डे। लेकिन वहां पे क्या हो गया? बारिश। तो जो भी एक्सपेरिमेंट तुम परफॉर्म कर रहे हो, जो भी तुम रीडिंग ले रहे हो, वो एक्यूरेट आएंगे कि विथ एरर आएंगे? विथ एरर। तो उस एरर को बोलोगे रैंडम। रैंडम एरर मतलब द एरर विच ऑकर ड्यू टू चेंज इन द एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस। एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस के हिसाब से गर्म, हमको हॉट सनी डे पे एक्सपेरिमेंट करना था, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन उस दिन बारिश हो गई। तो वो एरर सिस्टमैटिक है क्या? सिस्टम का एरर है क्या? वो मेजरमेंट करने वाला इंस्ट्रूमेंट का एरर है? नहीं। तो वो एरर क्यों है? बिकॉज ऑफ रैंडम चेंज इन सराउंडिंग। उसको क्या बोलोगे? रैंडम एरर। और एक एग्जांपल, ये तो आप करोगे 12th में, लैब में कभी जाओगे तो, देर आर सम एक्सपेरिमेंट्स विच आर टू बी परफॉर्म्ड इन एक्सट्रीमली डार्क कंडीशन। उसके लिए एक रूम बना के रखते हैं, उसको बोलते हैं डार्क रूम। सुना है कभी डार्क रूम? नहीं तो अभी कॉलेज जाओगे तो उसमें होता है, एक रूम होता है जहाँ के वॉल्स एकदम से ब्लैक होते हैं, बड़े बड़े ब्लैक पर्दे लगाए होते हैं, क्योंकि हमारे पास फिजिक्स में कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट है जो हमको विदाउट लाइट परफॉर्म करना है, मिनिमम लाइट, सिर्फ स्केल पढ़ने के लिए उसके ऊपर टॉर्च होता है, टॉर्च मार के देखते हैं हाँ क्या रीडिंग आया, अदरवाइज देयर शुड बी नो लाइट। अब तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट ग्रुप में होते हैं ना, 3-4 लोगों का ग्रुप होता है, सडनली एक दोस्त आया, उसने पर्दा खोल दिया, सारा बाहर का लाइट अंदर, तो जो तुम रीडिंग ले रहे थे वो करेक्ट मिलेगा क्या? नहीं। तो क्या होगा उसमें? एरर। उस एरर को क्या बोलते हो? रैंडम एरर। हम रैंडम एरर डिस्कस करने ही वाले हैं, क्योंकि पार्ट ऑफ सिलेबस है। गुड। एक्यूरेट वैल्यूज हैव टू बी प्रिसाइज इन मोस्ट केसेस। ये तो नॉर्मल सी बात है, एक्यूरेट वैल्यू प्रिसाइज होना चाहिए, होगा ही। मैंने एक बॉल लाया, रीडिंग लिया 5 सेंटीमीटर, राइट, बॉक्स पे लिखा था 5 सेंटीमीटर, मिल गया 5 सेंटीमीटर। फिर भी मैंने क्रॉस चेक करने के लिए दूसरी बार और रीडिंग लिया, फिर से क्या मिला? 5 सेंटीमीटर। तीसरी बार रीडिंग लिया, फिर क्या मिला? 5 सेंटीमीटर। तो ये जो रीडिंग है ये एक्यूरेट है क्या? यस। ये प्रिसाइज है क्या? यस। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में एक्यूरेट रीडिंग्स प्रिसाइज भी होते हैं, अदरवाइज इज नॉट ट्रू। मैंने अभी बताया, इंस्ट्रूमेंट फॉल्टी था, तुमने 10 बार रीडिंग ले लिए, 10 बार क्या मिला? सेम रीडिंग। तो प्रिसाइज है? यस। एक्यूरेट है? पता नहीं, बोल नहीं सकते, तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट ही फॉल्टी, तुम क्या बताओगे एक्यूरेट है कि नहीं? तो प्रिसाइज वैल्यूज मे और मे नॉट बी एक्यूरेट। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन। तो बहुत सिंपल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्यूरेसी? Accuracy is the closeness with the true value of the quantity being measured. What is the meaning of precision? मैं भी तुमको कब से देख रहा हूँ प्रिसाइजली, तुम कहीं तो बार बार व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिसीजन? आई कुड हैव स्किप्ड दिस ना, क्या जरूरत थी, पढ़ लो बाबा, जब एग्जाम आएगा तब समझेगा, एक वर्ड नहीं पता होने से 4 मार्क्स जाते हैं, एंड यू रिस्क लूजिंग 1 मार्क एक्स्ट्रा, -1। तो प्रिसीजन मतलब द डिग्री ऑफ रिप्रोड्यूसिबिलिटी। एक ही मेजरमेंट को आप बार बार अगर रिप्रोड्यूस कर पा रहे हो तो द मेजरमेंट इज प्रिसाइज। एक्यूरेट एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए कितने रीडिंग चाहिए? 1। और प्रिसीजन के लिए मल्टीपल, मोर देन 1। क्लियर ना तक? अगर हमारे पास रीडिंग प्रिसाइज है तो वो एक्यूरेट होगा ही, ऐसा बोल सकते हो क्या? नहीं। बट उल्टा, अगर एक्यूरेट रीडिंग है तो वो प्रिसाइज हो सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर एक्यूरेट है तो तुमने पहला रीडिंग लिया, तुमने दूसरा रीडिंग लिया ही नहीं, खत्म बात, राइट। एक्यूरेट एक्यूरेसी में कौन सा एरर आता है? सिस्टमैटिक। और प्रिसीजन में कौन सा आता है? रैंडम एरर। ओके। ओके देन दैट्स इट फॉर टुडे, बाकी का देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।